Hello friends, welcome to daily current affairs video from Toppers Notes. Today is 21st of May and we'll be covering the following articles. The very first article, state have equal powers to make GST related laws. The Supreme Court recently said कि GST से related जितने भी laws हैं उसको create, डिप्लीट या फिर डिलीट करने के लिए स्टेट और सेंटर दोनों के पास equal powers हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमें स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी क्या होता है और दोनों स्टेट और जीएसटी की क्या क्या पावर्स होती है और दोनों की कंबाइंड पावर्स कैसे होती है उसके बारे में इस पर डिस्कशन करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फॉर सेफ्टी ऑफ गगनयान क्रू इसरो विल सिमुलेट फेलियर्स विद अबॉट मिशंस। तो रिसेंटली जैसे आपको पता है कि गगनयान जो मिशन है वो अभी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन स्टेजेस में है कि अभी ये लॉन्च होने वाला, तो इसके ट्रायल्स चल रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। इसमें से एक है हम कह सकते हैं अबॉर्ट मिशंस कि अगर इन केस कुछ गलत हो जाता है तो उस केस में मिशन को कैसे अबॉर्ट करना है, जो अंदर पैसेंजर्स हैं उनको कैसे सेफली इजेक्ट करना है उसके बारे में। तो ये पूरा इसरो ने भी रिसेंटली इस पूरे जो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इस मिशन का उसका एक सिमुलेशन करके उसको चेक किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ पॉकेट ऑफ होप एंड लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो नेचर और ह्यूमैनिटी को लिंक करते हुए एक जो होप राइज होती है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है। एंड इसके अंदर पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिगार्डिंग कैसे उसको लिंक करना है ह्यूमैनिटी के साथ और एक कैसे एक होप आती है कि जो अगर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं उनको एक तो हम कह सकते हैं कि जो भी उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनके ऊपर उसको अवॉइड कैसे करना है, राइट, और उनको कैसे पॉजिटिव वे में लेके आना है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ब्रिजिंग द हेल्थ पॉलिसी टू एग्जीक्यूशन चार्ज। तो रिसेंटली पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को लेके गवर्नमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करें, तो उसके ऊपर ये पूरा है कि कैसे जो हेल्थ पॉलिसी के बीच में जो गैप्स हैं उनको कैसे ब्रिज करते हुए एक बेहतरीन हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट ऑन, गार प्रोब बिगन्स ऑन कंपनी सस्पेक्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्टेड कंपनीज थी तो उसके अंदर गार जो बॉडी है उसने प्रॉब स्टार्ट किया, उसके इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, राइट। ओके, दीज आर द आर्टिकल्स वी विल बी कवरिंग टुडे एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। So this news is regarding states have equal powers to make GST related laws. ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की। सो ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास इक्वल, साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर्स है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग लॉज रिगार्डिंग जीएसटी। सो जो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है उन पे, जिसको फिलहाल पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जो जीएसटी काउंसिल की जो कमीशन होगी वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी स्टेट को। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर। स्टेट अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। तो अब ये इशू अराइज होता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस वे में फंक्शन कर रहे हैं, स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ इशूज आ रहे हैं। तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो पहले फेडरलिज्म होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सो बेसिकली जो फेडरलिज्म होता है उसमें पावर जो है वो डिवाइडेड होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है विद इन ए सिस्टम विथ मल्टीपल लेयर्स। जैसे कि अपने कंट्री में एक यूनियन गवर्नमेंट हो जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, फिर लोकल बॉडीज हो जाती है। सो इस तरह का सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है विथ मल्टीपल लेयरिंग। सो ये जो फेडरल जो सिस्टम होता है ये मीन्स टू एकोमोडेट द नीड ऑफ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, यानी कि एक मोनोटोनस टाइप का सोशल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, वो प्लूरिस्टिक नेचर एंड एलिमेंट्स एड होने चाहिए इसमें।
सो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी मेंटेन करना है तो प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और फेडरल स्ट्रक्चर अगर इस्टेब्लिश नहीं है तो वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, वो एक तरह का मोनार्की जैसा सिचुएशन बन जाएगा। फेडरलिज्म वुड ओनली बी स्टेबल, फेडरलिज्म कब स्टेबल रह सकता है, जब वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होगी, जैसा कि हमने यहाँ कहा। तो ये एक दूसरे के पे काफ़ी इंटरडिपेंडेंट हैं। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है इस फेडरल स्ट्रक्चर की, वो एक दूसरे की जो पावर है उसको एक्सरसाइज कैसे किया जा रहा है, एक्सेसिवली तो नहीं किया जा रहा है, इस तरह का एक टूल है कि वो पावर एक दूसरे का चेक कर सकते हैं। स्टेट पावर चेक कर सकती है सेंटर का कि कहीं वो उनके सब्जेक्ट्स या फिर उनके अथॉरिटी को तो लिमिट नहीं क्रॉस नहीं कर रही है, या और सेंटर वो चेक कर सकता है कि स्टेट कहीं कुछ ज़्यादा ही मोनोटोनस वे में तो चीज़ों को एक्सरसाइज नहीं कर रही है। तो इस तरह का जो अगर डोमिनेटिंग पावर का अगर कुछ इशू आता है सेंटर एज वेल एज स्टेट का, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड हो तो ये चीज़ें चेक की जा सकती है। सो जो इंडियन फेडरलिज्म है वो एक डायलॉग है बिटवीन कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी कि दोनों टाइप के एलिमेंट्स इसमें मिलते हैं, जिसमें कि जो फेडरल यूनिट्स होते हैं, ये जो यूनियन स्टेट और लोकल बॉडीज़, ये लिबर्टी होती है इनके पास टू यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ परसुएशन फ्रॉम कोलिबोरेशन टू कंटेस्टेशन। तो इस तरह का डिफरेंट अप्रोच अपनाने की लिबर्टी है, काफ़ी रिजिड टाइप की सिस्टम नहीं है कि अगर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हो जाते हैं तो उसको फॉलो करना ही करना है, थोड़ा सा लिबरल वे में इसको हैंडल किया जाता है इन इंडियन फेडरलिज्म। तो स्टेट और यूनियन के बीच जो रिलेशंस होते हैं इस तरह के, वो इंश्योर करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो उसमें से अभी रिसेंट एक इशू चल रहा है कि जीएसटी कंपनसेशन जो सेंटर की तरफ से मिलना था उसका अब एंड हो चुका है, आई मीन जून में वो हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अब बाहर आ रही हैं, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस है जीएसटी काउंसिल की, वो अब स्टेट को फॉलो करना होगा आफ्टर जून 2022। तो वो काफ़ी हद तक एक तरह से डायरेक्टिव्स हो जाएगी, डायरेक्ट डायरेक्टिव्स, जो कि हर स्टेट के लिए फॉलो करना शायद मुश्किल हो, इस वजह से ये इशू उठ रहा है। तो यहाँ पे ये बात निकल के आई कि जो रिकमेंडेशंस है जीएसटी काउंसिल की, वो प्रोडक्ट है कोलैबोरेटिव डायलॉग इन्वॉल्विंग द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि यूनियन एंड स्टेट दोनों ने मिलकर डिस्कस किया है, तब जाके इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो सामने आए हैं। तो जो रिकमेंडेशंस है ओनली है परसिएसिव वैल्यू, वो सिर्फ परसुएट करने के काम आ सकती है, बाइंडिंग नहीं है कि इसको फॉलो करना ही है, क्योंकि स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा लिक्विफिकेशन कर सकती है। सो अगर इसको एज अ बाइंडिंग लिया जाता है तो ये डिसरप्ट करती है फिजिकल फेडरलिज्म की, क्योंकि जो यूनियन और स्टेट हैं ये बोथ हैव इक्वल पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, क्योंकि जब सारे स्टेट्स मिलके एग्री हुए थे कि हाँ जीएसटी अप्लाई करना है, तभी जाके सेंटर इस नतीजे पे आई थी कि हाँ पूरे थ्रू आउट द ईयर अब जीएसटी को एप्लीकेबल किया जा सकता है। अगर कोई भी स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, अगर या मना कर देता इन सब चीज़ों के, तो सेंटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि थ्रू आउट द कंट्री जीएसटी को इम्प्लीमेंट किए करे। तो ये काफ़ी ज़रूरी था कि स्टेट का सहयोग या कोऑपरेशन मिले। सो जो आर्टिकल 246A है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टेट को पावर देती है टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, और वही ये इस्टेब्लिश करती है कि दोनों एक तरह की इक्वल यूनिट है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर नहीं है रिगार्डिंग जीएसटी। ऑल्सो साइमल्टेनियस पावर है बोथ यूनियन एंड स्टेट का, जो कि आर्टिकल 279A इस्टेब्लिश करती है। सो नीदर द सेंटर नॉर द स्टेट आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजन ऑन द जीएसटी। सो रिसेंटली जो जीएसटी का इशू आ रहा था उसमें यह था कि इंडियन इम्पोर्टर इज लायबल टू पे आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होता है, जो इंटर स्टेट ट्रेड या फिर बाहर से अगर कोई गुड्स आ रहे हैं उसके ऊपर होता है, तो वो आईजीएसटी के अंदर आता है। तो जो इंडियन इम्पोर्टर्स है वो लायबल होते हैं ये पे करने के लिए आईजीएसटी, किस चीज़ों में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसके लिए आईजीएसटी पे करना होता है हर इंडियन इम्पोर्टर को। लेकिन जो ओशन फ्रेट होती है, ओशन फ्रेट चार्जेस, मतलब अगर सी के थ्रू आप माल
सॉरी आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो, तो उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो नॉट परमिसेबल है इन लॉ, क्योंकि ओशन फ्रेट जो होता है वो ऑलरेडी एग्रीमेंट होता है पर्टिकुलर कंट्री का दूसरे पर्टिकुलर कंट्री से, तो उसके जो चीज़ें होती हैं वो दो कंट्री के बीच की बात होती है और उसमें एग्रीमेंट अलग हुआ होता है। तो अगर सेपरेट चार्जेस दे रहे हैं इंपोर्टर्स फ्रेट का, तो वो परमिसेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू लॉ। तो जो इंपोर्टर्स जो चार्जेस दे रहे थे वो अब उसको देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्रीमेंट इज यूजुअली बिटवीन द एन एक्सपोर्टर यानी कि जो फॉरेन एंटिटी है उसका, और एक शिपिंग लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स टू इंडिया यानी कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के बीच में पहले से ही ये एग्रीमेंट हो रखा है। तो एडिशनल जो यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टैंड्स क्या है, तो जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशन है ओनली परसुएसिव सॉरी, सो एससी का भी यही स्टैंड है, और इट विल बी अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रोविज़न विच आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिसके लिए जुडिशियल रिव्यू की अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ही लेना पड़ेगा उसके लिए भी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये एक कलेक्टिव डिसीजन रहा है, तो ऐसे केसेस बहुत कम ही आने के चांसेस हैं। जीएसटी जो ओशन फ्रेट पे किया जाता है जब इंपोर्ट किया जाता है पर्टिकुलर गुड को, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो एग्रीमेंट पहले ही एक गवर्नमेंट की दूसरे गवर्नमेंट से हो रखी है या फिर एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में हो रखा है। तो उसके लिए अगर टैक्स पे करना ही है तो गवर्नमेंट के होगा, ना कि अलग से फ्रेट चार्जेस जो देते हैं वो। तो इस तरह के अगर टैक्स पे हुआ है तो वो एलिजिबल होंगे रिफंड के लिए, और जो इंपोर्टर्स टैक्स पे नहीं किए हैं उनको अब ज़रूरत नहीं होगी इस टाइप की किसी टैक्स को पे करने की। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा जीएसटी काउंसिल कब बनी थी, उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं और किस तरह का ये डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में, उसके अलावा आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़। The news is regarding for the safety of the Gaganyaan crew, ISRO will stimulate failure with abort mission system. abort mission system ऐसे काम करता है कि जब भी अगर गगनयान क्रू यानी जो भी क्रू ऑर्बिट पे है या स्पेस स्टेशन इन फ्यूचर अगर है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी इन पे खतरा कुछ आता है तो एबॉर्ट मिशन का एक सिस्टम है जो कि बाकी चीज़ों को छोड़ के जो क्रू की जान बचाने पे ज़्यादा फोकस होगी और उसी वे में प्रॉपर उनको ग्राउंड बेस्ड स्टेशन पे वापस लेके आएगी। तो ये एक तरह का सिस्टम है जो इसरो डेवलप कर रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे इंडिजिनाइजेशन एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सो गगनयान मिशन जो होगा वो फर्स्ट स्टेप होगा इंडियन स्पेस स्टेशन इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है जिसको कई कंट्रीज़ ने मिलके बनाया है, वही एक लौता ऐसा है जो कि एक प्रॉपर स्पेस स्टेशन है इन नियर अर्थ ऑर्बिट। तो ये गगनयान मिशन जो होगा वो इंडिया का होल एंड सोल मिशन होगा, जो कि फर्दर फ्यूचर में एक ऐसे स्पेस स्टेशन ऑर्बिट पे प्लेस किया जाएगा। तो जो अबॉर्ट मिशन है आखिर वो क्या होता है, ये जानने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर गगनयान मिशन काम कैसे करेगा। ये GSLV Mk3 है जिसके थ्रू यहाँ पे क्रू बैठेगी जो कि जाएगी स्पेस पे। 16 मिनट बाद ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पहुँच जाएगी। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे क्रू होंगे, ये जो मेटालिक सा सेक्शन है ये, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये रीओरिएंट होगी। देखिए यहाँ पे कैसे इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, और इस तरह से ये डी बूस्ट यानी कि स्पीड इसकी कम होगी और फिर ये डिटैच होगा क्रू के साथ और ये फाइनली एक सेफली नीचे आ जाएगा। अब ये ओरिएंटेशन के बीच में ये 5 से 7 दिन लगेंगे। इस बीच जो क्रू रहेगा वो स्पेस का प्रॉपर एक्सप्लोरेशन करेंगे और टाइम बिताएंगे इन
लो अर्थ ऑर्बिट। तो इस तरह से जब सेफली नीचे आ जाएंगे तो वो फिर बाद में रिकवर कर लिया जाएगा। तो इस तरह का जो मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन है ये करने वाला इंडिया चौथा नेशन होगा आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो जो अबॉट मिशन है वो पैड अबॉट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको इस वे में शुरू किया गया था जिसमें कि सेफ रिकवरी होगी क्रू मॉड्यूल की अगर कोई एक्सीजेंसीज जैसा सिचुएशन आ जाता है। ये एक मेजर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जो कि क्रू एस्केप सिस्टम पे काम करता है, जो कि क्रू को इन सब चीज़ों से बचा सकता है अगर इन केस ऑफ एक्सीजेंसी। तो इसमें नियरली 300 सेंसर्स हैं जो कि वेरियस फंक्शनल एस्पेक्ट से उनमें लगाया गया है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ट्रायल्स हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट सेफ्टी वो भी लिया जा रहा है। तो जो इसका एस्केप मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि 300 सेंसर्स हैं वो साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं। तो जो एस्केप मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट होता है जैसे ही सेंसर को समथिंग रॉन्ग का पता चलता है, और इस तरह से क्रू की सेफ्टी इंश्योर करता है ये सिस्टम थ्रू दैट सेंसर्स। सो इसरो विल कंडक्ट 2 अनमैन्ड अपॉर्ड मिशंस ताकि इन केस ऑफ फेलियर इसके बारे में पता लगाया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि जब तक गगनयान का रोड मैप तैयार हो, प्रॉपर पूरी तरह से ये सेटअप किया जाए, तब तक ये जो सिस्टम है अबॉट मिशन का ये पूरी तरह से फंक्शनल हो। सो जो लॉन्च टाइमलाइन है इसका क्या है, जो फर्स्ट टेस्ट व्हीकल है वो रेडी है एंड लॉन्च होगा सितंबर दिस ईयर। सेकंड टेस्ट व्हीकल जो होगा वो दिसंबर में लॉन्च होगा, और जो कि ज़्यादा हाइट तक कवर करेगा चीज़ों को और वापस उसको लाया जाएगा ताकि ये देखने के लिए कि क्रू आखिर सही सलामत वापस आ पा रही है कि नहीं। सो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इसके रिगार्डिंग, वो इसरो ने ऑलरेडी जो HS-200 रॉकेट बूस्टर है इसको लॉन्च करके टेस्ट किया है, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट स्टेज है गगनयान का। तो ये जो HS-200 बूस्टर है ये 20 मीटर लॉन्ग है, 3.2 मीटर इसका डायमीटर है, और जो कि 203 टन का सॉलिड प्रोपेलेंट इस पे है, जिसे 135 सेकंड के ड्यूरेशन में टेस्ट किया गया था। तो ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये जो गगनयान मिशन है ये सही डायरेक्शन में अब मूव कर रहा है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखें तो मिशन गगनयान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस टेस्टिंग्स एंड अबॉट मिशन प्रोग्राम। उसके अलावा ये जो लॉन्च व्हीकल है इसमें कौन सा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि GSLV Mk3 ये पता होना चाहिए। उसके अलावा मिशन अबॉट सिस्टम आखिर क्या है जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, तो इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। So next topic is bridging the health policy through execution chasm. यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज़ किया है गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, कंपलसरी नहीं है, इन सेटिंग अप ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर एंड रिवाइज करने के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इन दो का मतलब एक स्पेशलाइज कैडर हो जो कि गाइड करे और कंट्रोल करे पब्लिक हेल्थ को, मैनेज करे पब्लिक हेल्थ को, प्लस जो इंडियन पब्लिक हेल्थ के स्टैंडर्ड्स है वो भी रिवाइज हो, बेटर हो। इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, जो पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर है इसका रिकमेंडेशन पहले भी आया था 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, बट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आज के टाइमिंग में एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड उड़ीसा हर एक स्टेट के पास एक टीचिंग कैडर है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का एक कैडर है जो कि क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस पर्टिकुलर कैडर की प्रोग्रेशन अब तक इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये एक करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर लोगों ने नहीं समझा। उसका रीज़न ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, लिमिटेड इंटरेस्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, और जो करियर को चॉइसेस एक डेवलप करना चाहते हैं वो लिमिटेड है। और इसका आउटकम क्या रिज़ल्ट हुआ कि पेरिनियल शॉर्टेज रही ट्रेंड पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स में। जो हमारी वर्कफोर्स है वो बेहद ही ज़्यादा कम है, एक कम्प्लीटली शॉर्टेज है। ड्यूरिंग पेंडेमिक वी रियलाइज दैट, हमें सामने पता लगा कि हमारी जो एंटायर स्किल्ड हेल्थ वर्कफोर्स है वो बेहद कम है। अब इस रोल का इस
पर्टिकुलर कैडर का रोल और रेलेवेंस क्या है। जो पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ कैडर है और सर्विस है, इसका बहुत ही कम पॉलिसी अटेंशन मिला है। इसके पीछे ये भी रीज़न है क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी कि इसके रोल्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के, और सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका क्या इंपॉर्टेंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनको वो एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ इक्वेट करते थे, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि इसका एक ब्रॉडर मीनिंग होगा। अगर कोई स्पेशलाइज्ड कैडर होगा तो वो सिर्फ एक डिजीज़ या एपिडेमिक को स्टडी करने के लिए नहीं होगा, बल्कि उसको मैनेज करने के लिए भी होगा, और उसका एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क भी होगा, ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। लेकिन कुछ टाइमिंग से, फॉर एग्जांपल द लास्ट 1.5 डेकेड अगर हम देखें तो जो इवेंट से काफ़ी इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। एवियन फ्लू हुआ 2005 में, स्वाइन फ्लू 2009-10 में, उसके बाद भी 5 ऐसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ चुके हैं 2009 से 19 के बीच में, जैसे कि जीका, इबोला, हैमरिक फीवर, निपा वायरस एंड एटसेट्रा। 2017 में इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसमें प्रपोज किया गया कि एक पब्लिक हेल्थ कैडर क्रिएट किया जाए और इनेक्ट किया जाए एक पब्लिक हेल्थ एक्ट नेशनल लेवल पे। और जो स्टेटस को था 2017 के बाद वो यूं का यूं था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। फाइनली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वास्ट चेंजेस आए और जो स्टेटस को था वो चेंज हुआ। कुछ मंथ से अब जो देखा जा रहा है कि हर कोई ही ढूंढ रहा है प्रोफेशनल ट्रेन पब्लिक वर्कर को, जिसके पास फील्ड का एक्सपीरियंस हो, और उसकी बेहद ज़्यादा शॉर्टेज है। ये बहुत क्लियर हो गया सभी को कि एपिडेमिक या पैंडेमिक को डील करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत है, जिसे ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट की नॉलेज हो। सिर्फ लिमिटेड ये ना हो कि वो डॉक्टर है, या लिमिटेड ये ना हो कि वो ANM वर्कर है, या लिमिटेड सिर्फ नर्सिंग का काम आता हो। एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, हेल्थ मैनेजमेंट, डिजीज़ मॉडलिंग, इस तरह के सारे नॉलेज वाला एक पर्सन चाहिए इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद ही बेसिकली हम डील कर पाएंगे एपिडेमिक या पैंडेमिक के साथ। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स जो है हमारी, उसको फर्दर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना होगा पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने होंगे हर एक स्टेट के अंदर, ताकि जो वर्कफोर्स क्रिएट हो रही है उसका क्रिएशन करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जैसा कुछ होना चाहिए, जहाँ पे हर एक स्टेट की डिमांड के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से एक स्पेसिफिक कैडर क्रिएट किया जा सके। जो स्टेट रिलेक्टेंट होंगे बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर, इसमें काफ़ी एक्सपेंसेस होंगे, रिलेक्टेंट होंगे, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए थ्रू ग्रांट्स या बाकी की चीज़ें, ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को जो पब्लिक हेल्थ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उनको स्केल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉजिकल है। जो ऑलरेडी काम करके एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उन्हीं के अपस्किलिंग कर लो। उनकी अपस्किलिंग करूँगा तो मेरे पास स्किल्ड वर्कफोर्स जल्दी क्रिएट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस भी कम होंगे, और इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी इंप्रूव हो जाएंगी। इसके अलावा जो नए कैडर हैं उनकी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होने चाहिए ट्रेनिंग के, ताकि एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो। और जो सक्सेस होगा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो भी अवेलेबिलिटी है वो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी रिसोर्सेज हो वो हेल्थ स्टाफ में और बाकी की कैटेगरी के जितने भी है हेल्थ फैसिलिटीज़, उन सब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए रिसोर्सेज का। वरना सिर्फ PHMS यानी कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी के जो सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है उनको भी इम्प्रूव होना पड़ेगा। और जैसे ही नया कैडर सेट हो रहा है, ये भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी की हेल्थ सर्विसेज में वैकेंसीज़ है उनको भी जल्दी से जल्दी फिल किया जा सके। अगर उन वैकेंसीज़ को हम फिल नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि जो नया कैडर होगा वो फुली फंक्शनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी बाकी के एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। फर्दर वे फॉरवर्ड क्या है? डेफिनेटली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हमें एक गोल है स्टेटेड, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हो या वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटेड गोल्स में हो, वो तभी हो पाएगा जब हम प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेटिव, इन सभी तरह की हेल्थ सर्विसेज को एक सर्टेन क्वालिटी के स्टैंडर्ड के साथ
प्रोवाइड कर पाएँ, और वो तब जब वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। डेफिनेट है कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट कैडर है और रिवाइज्ड IPHS है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, वो हेल्प करेगा इंडिया को इस चीज़ में प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन इंश्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे इमीडिएटली एंड अर्जेंटली काम करें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉकेट ऑफ होप लिंकिंग नेचर विद ह्यूमैनिटी। सो बेसिकली डिमांड क्या कर रहा है टॉपिक, नेचर के साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट हुआ है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों, क्योंकि वही हमारी पॉकेट ऑफ होप है। सबसे इम्पोर्टेंट इस न्यूज़ में क्या है कि इंक्रीज़ करना नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व साउथ एशिया के अंदर, ताकि जो इकोलॉजिकल डूम्सडे आ रहा है उससे हम प्रिवेंट कर सकें। न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली एक लिविंग फैब्रिक है अपने प्लानट का। हमें पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ह्यूमंस हार्मनी के साथ रहते हैं नेचर में, और इफ़ेक्टिव कम्बिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और नेचर कंजर्वेशन का है। ये भी अंडरपिन करता है कि जो ह्यूमन वेलबींग है प्रेजेंट की और फ्यूचर की, और उसका जो डिक्लाइन है वो नेचर के साथ और लोगों का सेम होगा। हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट और उसका डिक्लाइन डेफिनेटली थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसी के ऊपर बेसिकली ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट आया, एक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने रिलीज़ किया ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, और 2019 में रिपोर्ट आया था जिसके तहत उन्होंने बताया कि जो ये प्रिपेयर किसने किया था, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में जो कि पेरिस में। उनके हिसाब से उन्होंने बताया जो मेजर ग्लोबल ड्राइवर है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज डेफिनेट है, फर्स्ट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है। किस तरह से कोई बायोडाइवर्सिटी एक एरिया में डेवलप हो रही है, उसके टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट को चेंज आ रहा है, उसके वेदर में चेंज आ रहा है, और जो सब्सटेंशियल चेंज उसकी वजह से उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। इन्वेजिव स्पीशीज़ जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ होती है उनको डैमेज करता है। उस डैमेज की वजह से जितनी भी इन्वेजिव स्पीशीज़ वहाँ पे है वो स्पेस क्रिएट करती है और ओवर ग्रोथ होती है। वाटर हियासिंथ एक प्राइमरी एग्जांपल था, किस तरह से उसने चिलिका लेक के अंदर हैवॉक क्रिएट किया था। सो इन्वेजिव स्पीशीज़ उस एरिया की नेटिव स्पेसीज और उसकी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को अगर हम ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि उसका रेप्लेनिशमेंट नहीं हो पाएगा, और वो नहीं होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो जो नेचुरल कैपेसिटी है नेचर की खुद को रिप्लेनिश करने की, वो डैमेज होगी, और एज अ रिज़ल्ट वो नेचुरल रिसोर्स ही हमारे पास नहीं होगा। पोल्यूशन, जितना इम्पैक्ट पोल्यूशन का ह्यूमंस पे है उतना ही इम्पैक्ट या उससे ज़्यादा एनवायरनमेंट पे है। वी स्टिल लिव एट प्लेसेस जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, हम अवॉइड करते हैं और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं कि हमारा पोल्यूशन लेवल कम रहे, क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन कोई भी पेड़ खुद को साफ़ नहीं कर पाता, कोई भी फिश ओशन के अंदर अपने आप को क्लीन या एरिया को क्लीन नहीं कर पाते हैं। सो वो ज़्यादा डैमेज फेस करते हैं, और पोल्यूशन चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, डेफिनेट है बायोडाइवर्सिटी को बेहद ज़्यादा डैमेज कर रहा है। एंड रैपिड अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, इसका एक एग्जांपल कल भी आया था, अर्बन हीट इफेक्ट, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट, इस तरह के फिनोमेनास क्रिएट हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन इतना रैपिड है कि प्लांट और बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। इस सब में जो मेन लॉजिकल चीज़ सामने आती है वो होती है कि जो अर्थ है वो एक स्ट्रेन के लेवल पे पहुंच गई है, कि इतना स्ट्रेन कि आइदर इट विल ब्रेक और इट विल हैव टू फेस द स्ट्रेन। इन कारणों की वजह से अर्थ के ऊपर बेहद ज़्यादा स्ट्रेन आया है। क्या क्या स्ट्रेन है? अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड हो चुकी है। हमारा एनुअल जितना अर्थ हमें प्रोवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज, वो अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं इन फ्यूचर का जो हमारा सेव होना चाहिए। हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज।
लैंड यूज़ में चेंजेस आने की वजह से, खासकर जो कन्वर्जन है नेचुरल इकोसिस्टम का फार्म लैंड में, यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया खेतों में। उस फार्म लैंड में कन्वर्ट करने की वजह से फॉरेस्ट लैंड पूरा ख़त्म, उसके अंदर की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म, फ्लोरा ख़त्म, फ्योना ख़त्म। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो ट्रेन हो, मोटरवेज हो, अर्बनाइजेशन हो, माइनिंग ऑपरेशन हो, कुछ भी अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे हो रहा है? मेजरली हमारा नेचुरल इकोसिस्टम के एरियाज़ में हो रहा है, जिसकी वजह से वो नेचुरल इकोसिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। लिविंग प्लैनेट रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, इसके हिसाब से वेटलैंड जो वर्ल्ड वाइड है पिछले 40 साल के अंदर 30% डिक्रीज़ हुए हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। यानी कि वेटलैंड सिर्फ 70% बचे हैं, 30% हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। हाफ ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट का पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता है, ये वाले फॉरेस्ट प्लस 45% ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड टू ह्यूमन यूज़। हाफ ऑफ फॉरेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, उसको हम डैमेज कर चुके हैं। अब ये था जो फॉरेस्ट को सस्टेन कर रहा है, मेजरली फॉरेस्ट, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन कर रहा है, मेजरली फॉरेस्ट। अब बात आती है स्पीशीज़ को भी हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवर फिशिंग, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, ओवर हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स। कुछ एक तो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इन द लास्ट 5 सेंचुरीज बिकॉज ऑफ ओवर पोचिंग या ओवर हार्वेस्टिंग। स्टेलस सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये कुछ एग्जाम्पल है जो ह्यूमंस के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? बायो रिजर्व्स। हमें बायो रिजर्व्स क्रिएट करने होंगे। बायो रिजर्व्स क्या होता है? बेसिकली हम एक एरिया को डेजिग्नेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करती है और उसको रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को। यूनेस्को के रिकॉग्निशन के बाद जो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होता है, बायो रिजर्व होता है, वो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हो जाता है। जो बेस्ट मैकेनिज़्म है क्रिएट किया गया यूनेस्को के ज़रिए 1971 में। साउथ एशिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इनमें से जो फर्स्ट वन था वो हुरुलू बायो रिजर्व है और ये श्रीलंका के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था इन द 1977। ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया के अंदर पड़ता है। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किया गया था साउथ एशिया के अंदर। इंडिया के अंदर अगर हम देखें, जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो 2000 साल के अंदर हुआ था, ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरीज, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्ट्रेच करता है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, 3 स्टेट्स के अंदर। इसके अंदर बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स ये रिज़र्व है। करंट जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का वो 12 का है और लास्ट 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, वो भी इसमें इंस्क्राइब किया गया था, ऐड किया गया था। इसी तरह से हमें और ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व चाहिए ताकि जो स्पेसिफिक एरिया एक बार बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है और कंप्लीट प्रोटेक्शन हो जाता है। जो लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी को वो डेफिनेट प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है, लीगल प्रोटेक्शन के अंदर। अब क्यों चाहिए साउथ एशिया में ये स्पेसिफिकली? तो उसका रीज़न एक ये भी है कि जो साउथ एशिया का इकोसिस्टम है बहुत डाइवर्स है। अगर हम शुरू करें भूटान, नेपाल, इंडिया से, हमारे ही कंबाइंड में थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर्स है और उनके आसपास हज़ारों लेक्स है, अल्पाइन इकोसिस्टम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को देखो, जो 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक गुड मॉडल के तरह भी सामने आया है। इसमें सबसे हाईएस्ट इकोसिस्टम है दुनिया के अंदर, जो कि जिसका एलिवेशन 8500 मीटर तक जाता है। इस रिज़र्व के अंदर ऑर्चिड्स के प्लांट और रेयर ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं और जो हाई एलिवेशन के ऊपर मिलते हैं। साथ के साथ ये घर भी है 35,000 पीपल का, जहाँ पे 35,000 पीपल रहते हैं, यानी कि ये 35,000 पीपल हैव नॉट डैमेज्ड दीज रिसोर्सेज या बायोडाइवर्सिटी। सो ये एक अच्छा मॉडल साबित हुआ कि अगर हम अच्छे से डील करें विद नेचर तो डेफिनेट है वी कैन प्रोटेक्ट इट।
जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इन 35,000 की वो है क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि इन सिंक है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा एग्जांपल देखें तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इन सब के ही एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, कोरल रीफ्स है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये जितने भी एरियाज़ है वो एक्सपोज्ड है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ, चाहे वो स्ट्रॉम आए, फ्लड आए, ड्रोट आए, ये सब के सब, या सी लेवल राइज हो, ये सब के सब इन प्रॉब्लम्स को झेलेंगे, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो। इसके लिए मालदीव जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला कंट्री है उसने अभी रिकॉग्नाइज भी किया है, और वो एज अ सबसे लोवेस्ट लाइंग कंट्री है दुनिया की, मेयर एलिवेशन ऑफ 1.5 मीटर अबव द हाई टाइड मार्क, यानी कि हाई टाइड जहाँ तक आती है उस टाइड से उस मार्क से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर तक इसका हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है। सो अगर सी लेवल 1.5 मीटर के ऊपर जाता है तो एंटायर मालदीव्स विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, सी वाटर। इसने यूनेस्को के साथ जो इसके आर्चिप्लोग है उन एरिया में एस्टेब्लिश किया है कुछ पायलट साइट्स कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन के लिए, ताकि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसने इस प्रोजेक्ट के अंदर पॉपुलेशन नॉलेज को भी बढ़ाने की कोशिश की, ताकि स्टडी किया जा सके कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पॉपुलेशन कैसे कर सकता है, हम कैसे अपनी जो पॉपुलेशन है उसको क्लाइमेट के अडेप्टेशन की तरफ ले जा सकें, जो भी चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट कर सके और सर्वाइव कर सके। सेपरेटली इसने 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स भी क्रिएट किए गए हैं जो कि मालदीव्स के अंदर ही हैं। रन ऑन साइंस बेस्ड प्लान्स, जो यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व का प्लान है ये पूरा ही साइंस बेस्ड सिस्टम पे है। जो डेवलप किया गया है इसका मैनेजमेंट वो भी साइंस बेस्ड है। इसके लिए लोकल सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं जो सस्टेनेबल ह्यूमन लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेचर कंजर्वेशन टेस्टेड है और बेस्ट प्रैक्टिस अप्लाई किया जाता है, यानी कि जो हम नेचुरल कंजर्वेशन की कोशिश करते हैं उसको पहले टेस्ट करेंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिस सामने आएगी उसको अप्लाई करेंगे। इसमें इश्यूज ऑफ कंसर्न क्या है? बायोडाइवर्सिटी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के लिए कहाँ से सपोर्ट आएगा? साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के। अब ये प्रॉब्लम ज़रूर है, कंसर्न ज़रूर है, लेकिन सपोर्ट कहाँ से आएगा? साइंटिफिक रिसर्च से। उसी के बेसिस पे बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप की जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एम जो है वो बेसिकली है कि डिटेक्ट किया जाए कि क्या चेंज आ रहा है या क्या चेंज हुआ है, और उसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस इंक्रीज़ हो उस एरिया का या उस एनवायरनमेंट का या उस इकोसिस्टम का। तो जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, लैंड के ऊपर हो चाहे कोस्ट के ऊपर हो चाहे वो ओशंस के अंदर, और गवर्नमेंट ही सिर्फ, यानी कि एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन श्रीलंका गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, सिर्फ वो ही किसी एरिया को नॉमिनेट कर सकते हैं, और टेरिटोरियल सोवरेनिटी भी उस गवर्नमेंट की ही होती है जिसके अंडर वो आता है या जिस कंट्री के अंडर वो आता है। बेशक वो यूनेस्को की उस पर कोई लीगल राइट नहीं होता है। अप्रूवल से पहले यूनेस्को के जो साइट है वो एक्सटर्नली एग्जामिन की जाती है और सोवरेनिटी नेशनल गवर्नमेंट की ही बनी रहती है। एग्जामिन करेगा यूनेस्को उस एरिया को, लेकिन सोवरेनिटी फिर भी नेशनल गवर्नमेंट की बनी रहेगी। कंक्लूजन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये बेहद प्रायोरिटी लिस्ट में है क्योंकि इनके पास अभी तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेपाल के पास तो डेफिनेट वे में हो सकता है, भूटान के पास डेफिनेट वे में हो सकता है बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। भूटान एक इकलौता कार्बन सरप्लस कंट्री है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री है बेसिकली, कि इसका जितना भी आउटपुट है वो उसको कंज्यूम कर लेता है कार्बन को और डैमेज नहीं करता, एमिशंस नहीं है इसके, लेकिन इसके कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। सो डेफिनेट है कि इसको एक्सटर्नल एग्जामिन करके स्पेसिफाइड एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है, चाहे वो मानस के एरिया हो या नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट का एरिया हो। एक नीड है कि नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंक्रीज़ किया जाए इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका में भी, ताकि जो प्रोटेक्शन है बायोडाइवर्सिटी को वो इम्प्रूव हो सके, जिससे पहले कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। एटलीस्ट 1 बायोस्फीयर रिजर्व पर कंट्री का तो फॉर्मूला होना चाहिए, जहाँ पे लार्जर साइट है जो ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, जैसे टेरिटोरियल टेरेस्ट्रियल सरफेस
जिसमें कोस्टल एरियाज़ भी आ जाए, ऑफशोर आइलैंड्स भी आ जाए, तो उससे जो रियलाइजेशन है एक बेटर फ्यूचर के लिए वो कम्प्लीटली हो पाएगा विद हारमनी विद नेचर। यानी कि मिलियंस ऑफ पीपल का जो है कि हमारा फ्यूचर जो हो इन हारमनी हो विद नेचर, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब लार्जर एरिया को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, चाहे वो कोस्टल एरियाज़ का हो, ऑफशोर आइलैंड्स हो, टेरिटोरियल टेरेस्ट्रियल सरफेस हो, उन सबको बायोस्फीयर रिजर्व या उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। गार प्रोब बिगिंस ऑन कंपनी सस्पेक्टेड ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस की जितनी भी सस्पेक्टेड कंपनीज थी उनके ऊपर गार ने मतलब हम कह सकते हैं कि जनरल एंटी अवॉइडेंस जो रूल है उसका प्रोब चल रहा है कि पूरा क्या इश्यूज़ था और कैसे वो जो टैक्स इवेजन है उसको कैसे वो अंजाम दे रहे थे, राइट। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एक्गे रिटेल करके, उनके पास नोटिस गया है कि अंडर सेक्शन 96(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि इन परमिसिबल एग्रीमेंट्स के अंदर आता है, जो कि टैक्सेशंस को अवॉइड करने के लिए लिए गए हैं, राइट। तो इस कंपनी के ऊपर ऐसे आरोप हैं कि इन्होंने टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए एग्रीमेंट्स किए हैं जो कि गार के अंडर अनरेगुलाइज्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनऑथराइज्ड है, राइट। ओके देन तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिसेंटली इसको देखते हुए एक इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च करी है गार के अंदर, जो कि कंपनीज और एंटिटीज़ को देखेंगी जो कि नए नए मेथड्स अपना रहे हैं कि वो कैसे टैक्स पेइंग जो अपना वो रहता है कि टैक्सेस पे करने को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अभी जो रिसेंटली ये जो एग्गे रिटेल कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, तो इसने अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना में अप्रोच किए हैं, जहाँ पे कि इसने जो एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन की उसको चैलेंज किया कि ये हमारे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होती है, जो भी ट्रांजेक्शन 18 से 19 के बीच में हुए हैं। अगर गार की हम बात करते हैं तो गार एक एंटी अब्यूजिव प्रोविज़न है जो कि करंट फॉर्म में 17-18 से, मतलब ये जो करंट इसके जो रेगुलेशंस है वो 17-18 से चल रहे हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं इसी साल मतलब 2022 से शुरू हुआ है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले मतलब जब पेंडेमिक चला था उसकी वजह से ये हॉल्ट पे चला गया था, राइट। तो लेकिन अब जब नॉर्मल सिचुएशन हो गई है तो ये वापस इफ़ेक्ट में इसको लाया गया है, राइट। अब इसके अलावा अगर देखें तो इसमें क्या है कि कई सारी डील्स क्वेश्चन हो सकती हैं अगर वो एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन है टैक्स प्लानिंग को पार्ट को लेकर, कि टैक्स प्लानिंग करने के लिए जितनी भी डील्स प्लान हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, राइट। अब मोर कॉज क्या है, स्पेशली दोज मोर कंसर्न उनके लिए जो कि मर्जर्स अंडरटुक किया कि वो अभी रिसेंटली मर्ज हुई हैं किसी के साथ, और वो गुडविल के ऊपर मतलब टैक्स रेगुलेशंस को एक पॉजिटिव वे में ना लेके उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है अंडर मर्जर क्लॉज वाला जो सेक्शन कि मर्जर क्लॉज के अंदर, राइट। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो अगर हम बात करें कि गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल होता क्या है, सबसे पहले 2012 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। इसके जो प्रोविजंस हैं या फिर जो भी इसके रिलेटेड लॉज हैं वो सेक्शन 10A चैप्टर 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अंदर आते हैं। अब इसके जो प्रोविजंस है वो इफेक्टिव कब से हैं, 2018-19 से, और फाइनेंशियल ईयर अगर मतलब ये तो हो गया असेसमेंट ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2017 से 18 वाला फाइनेंशियल ईयर जो था वहाँ से इसके प्रोविजंस हम कह सकते हैं इफेक्टिव हैं, राइट। अब जो स्टार्टिंग में बात हुई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स की, कंपनी इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स यूज़ कर रही है टू अवॉइड टैक्सेशन। तो ये होते क्या हैं, अब इनका यूज़ मेनली क्यों होता है कि टैक्स बेनिफिट को वो अवेल कर सकें। कई बार गवर्नमेंट्स टैक्स बेनिफिट अवॉइड वो देती हैं, हम कह सकते हैं रिबेट देती है कि पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर आपको टैक्स हम कह सकते हैं कि रिबेट मिलेगी, राइट। अब इस पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हाई राइट्स एंड एब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं किसी भी मतलब पार्टीज़ के बीच में, राइट। जिससे कि हम कह सकते हैं कि टैक्स जो बेनिफिट है वो दोनों कंपनीज़ को मिलता है। इसके अलावा मतलब इन रूल्स के कारण मिसयूज़ कई बार होता है कि इनका तोड़ मरोड़ के यूज़ किया जाता है, जिससे कि टैक्स लॉज के जो प्रोविजंस है
उनको अब्यूज़ या फिर उनके साथ डेरोगेटरी बिहेव करके उसको मतलब उससे बचा जा सकता है, राइट। इसके अलावा कमर्शियल सब्सटेंस इट लैक्स एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय मीन्स इन अ मैनर विच इज़ नॉर्मली नॉट एम्प्लॉयड फॉर ऑथेंटिक पर्पस। तो जो भी चीज़ें ऑथेंटिक ना हो के अगर किसी साइड वाले रास्ते से, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो शॉर्टकट लेके आप अपना टैक्स जो है वो पे करने से अवॉइड कर सकते हैं, राइट। ओके, अब प्रोसीजर क्या है। अब मतलब गार नोटिसेस जो होते हैं, ये जो रूल नोटिसेस है, ये इसका प्रोसीजर क्या है कि कैसे आता है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही ये प्रोसीजर हम कह सकते हैं कि इशू की हैं, और इससे क्या होता है कि ये करने से पहले एक टैक्स ऑफिसर जो है वो मैटर को एस्केलेट करेगा टैक्स कमिश्नर के पास, ठीक है। किसी भी एक टैक्स ऑफिसर के पास कोई मैटर आता है कि हाँ इसमें शायद टैक्स अवॉइडेंस का केस बन सकता है, तो वो अपने टैक्स ऑफिसर्स के पास ये चीज़ एस्केलेट करेगा। उसके बाद अगर टैक्स जो कमिश्नर है अगर वो कन्विंस्ड है तो वो एक पैनल के साइड उसको फॉरवर्ड करेगा पैनल के पास, जो कि अप्रूवल देगा इसके कि इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं। वो अपनी पूरी हम कह सकते हैं स्टडी और रिसर्च के बाद ही ये सब चीज़ मतलब उसके ऊपर जो एक्शन लेने की बात है वो करेगा, राइट। अगर हम बात करें कि पैनल में क्या क्या होते हैं, अगर बात करें पैनल की तो गार जो है वो जो इसका करंट फॉर्म है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है 2017-18 से, राइट। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ इसका जो पैनल बना 2017-18 के अंदर, इसके ही नेक्स्ट ईयर, जैसे हमने पहले ही बात करी कि नेक्स्ट ईयर में ही ये अपनी करंट फॉर्म के अंदर चल रहा है। अब इसका मेन हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर इसका मेन एम क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो ये नोटिस है ये फेयरली इन्वोक्ड हो और जो सब्जेक्टिविटी है वो लेवल के ऑफिसर्स के लेवल के लिए ही कि किस तरीके के वो केसेस पिक कर रहे हैं, वो फेयर हैं कि नहीं है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बारे में ये चीज़ ये जो पैनल है ये हम कह सकते हैं कि कंफर्म करता है या फिर उसके ऊपर नज़र रखता है, राइट। अब इसके अलावा गार कब इफेक्ट में जाएगा कि अगर एक टैक्स डिपार्टमेंट समझता है कि कुछ एक ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वो सिर्फ इसीलिए सेटअप की गई ताकि कोई भी जो पार्टी है उसके अंदर वो अपना टैक्स जो पेइंग हम कह सकते हैं क्राइटेरिया है उसको अवॉइड कर सके कि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो उस केस में गार हम कह सकते हैं कि ये एंटी अवॉइडेंस रूल अपने रोल के अंदर आ जाता है, राइट। एनी डिसीजन बाय कंपनी टू सेटअप एन ऑफिस इन एनी अदर कंट्री और अंडरटेक अ मर्जर और एक्विजिशन मेयरली एज अ पार्ट ऑफ टैक्स पेइंग प्लानिंग कुड अट्रैक्ट गार। कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जो अपना बाहर फॉरेन में मतलब एक्सटर्नल अदर देन इंडिया वो अपना एक ऑफिस सेट करती है, राइट, या फिर मर्जर करती है मतलब किसी के अंदर मिल जाती है, या फिर किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन कर लेती है कि दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है, और इन तीनों का ही जो मेन एम ये रहता है कि जो टैक्स अवॉइडेंस कि वो किसी तरह टैक्स को अवॉइड कर सके। तो उस केस में गार जो हम कह सकते हैं वो अट्रैक्ट हो सकता है इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, राइट। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज, जिन्होंने गार को इम्प्लीमेंट कर रखा है। अगर उसमें से बात करें तो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, चाइना, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, राइट। डायरेक्ट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर हैविंग गार रूल्स और काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन डायरेक्टली प्रीलिम्स। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इन पूरे केसेस में गार ही क्यों, मतलब गार की ज़रूरत ही क्या है। अब क्या है कि टैक्स अवॉइडेंस वैसे लीगल है, लेकिन जब लार्ज स्केल पे रेवेन्यू लॉस होता है तो किस लिए, एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपना ऐसा एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग कर रही है कि गवर्नमेंट को बहुत ही हाई लॉसेज हो रहे हैं, राइट। तो उस केस में गार को आना पड़ा ताकि ये जो अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटी है इनको वो हम कह सकते हैं कि यूज़ कर सके या फिर इनको कवर कर सके। गवर्नमेंट इन मेनी कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग एंटी अवॉइडेंस रूल्स टू चेक दिस रेवेन्यू लॉस फ्रॉम एक्सेसिव अवॉइडेंस। तो गवर्नमेंट जो कई कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एंटी अवॉइडेंस रूल्स ला रही हैं ताकि जो एक्सेसिव रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा वो एम करते हैं कि वो टैक्स अवॉइडेंस को एड्रेस कर सके और इंश्योर कर सके कि डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स जो हैं वो टैक्स हों अपने करेक्ट अमाउंट के अंदर, राइट।
इसके अलावा ये एम्पावर करता है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को टू डिनाई टैक्स बेनिफिट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट विच डू नॉट हैव एनी कमर्शियल सब्सटेंस और कंसिडरेशन अदर देन अचीविंग द टैक्स बेनिफिट। तो ये कई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को एम्पावर करता है ताकि कि वो टैक्स बेनिफिट्स को या फिर जो ट्रांजेक्शन और एग्रीमेंट्स हैं उनको डिनाई कर सकें। किसके लिए? टैक्स बेनिफिट्स के लिए जिनका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या फिर ऐसा माना जाए कि वो सिर्फ टैक्स का रिबेट या टैक्स बेनिफिट पाने के लिए ही बनाई गई हैं, राइट। इश्यूज़ क्या है टैक्स गार के साथ? अगर कॉमन क्रिटिसिज्म देखा जाए गार का तो वो यही है कि इट्स प्रोवाइड डिस्क्रिशन एंड अथॉरिटी टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विच कैन बी मिसयूज्ड। कि गार जो है कि ये एक डिस्क्रिशन देता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को जो कि मिसयूज़ हो सकता है, राइट। देयर आर फियर्स दैट गार विल डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब एक ये भी डर है कि गार जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करेगा, जो कि कंट्रोवर्शियली माना जाता है। एंड डिमांड वाज दैट द गवर्नमेंट पुट इन प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस, कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस करे इस पर्टिकुलर गार के ऊपर। अनरिलायबल एंड इनएडिक्वेट डाटा इज़ ऑल्सो मेजर कॉन्स्टेंट। इसके अलावा जो अनरिलायबल और इनएडिक्वेट डाटा है वो भी कई बार इश्यूज़ हम कह सकते हैं गार के रिगार्डिंग करता है। अगर कंक्लूजन देखा जाए, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ गार प्रोविजंस बाय द टैक्स डिपार्टमेंट एडिक्वेट सेफगार्ड्स हैव बीन पुट इन प्लेस। कि अगर कोई भी मिसयूज़ होता है गार प्रोविजंस का टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, तो एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए गए हैं जिससे कि ये चीज़ें रोकी जा सके। गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई किया कि गार जो है वो ऐसे केसेस को इन्वोक नहीं करेगी जैसा जहाँ से कि इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स ट्रीटीज़ या फिर सफिशिएंट लिमिट बेनिफिट के क्लॉज के अंदर आता है, राइट। अगर हम लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज की बात करते हैं, वो क्या होता है कि उनमें रिक्वायर होता है कि इन्वेस्टर्स मीट करे कुछ जनरल स्पेंडिंग को, कुछ स्पेंड करे, और एक इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया होता है जिससे कि टैक्स बेनिफिट्स वो ले सकता है उस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर, जिससे कि क्या होता है ये इंश्योर होता है कि जो जेन्युइन रेजिडेंट है कंपनी का वो बेनिफिट हो, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट्स है जो कि अप्रूव्ड है कोर्ट और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ से, लाइक द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग दैट स्पेसिफिकली एड्रेस, मतलब ऐसी अथॉरिटी जो स्पेसिफिकली एड्रेस करती है इश्यूज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, तो वो गार टेस्ट के अंदर नहीं आएंगे, राइट। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अगर हम बात करें एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो अगर प्रीलिम्स की पहले बात करते हैं, गार, इसके क्लॉजेस, डेफिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रीज़ कि किस किस कंट्रीज़ में है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स या फिर केसेस वेयर इट कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, राइट। उसके अलावा मेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कि रिसेंटली हैज़ बीन सीन दैट मैनी ऑफ द कंपनीज आर अवॉइडिंग हम कह सकते हैं कि टैक्स, जस्ट अ सेकेंड, कि आर टेकिंग अनऑथराइज्ड स्टेप्स टू अवॉइड टैक्स, राइट। कि टैक्स पेमेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ कंपनीज जो अनऑथराइज या फिर अनएप्लीकेबल हम क्राइटेरिया या वेज यूज़ करती है, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे गार उसके अंदर कैसे काम आता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स और वो क्या प्रोविजन है, क्या कर सकते हैं, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड फ्रॉम today's current affairs video. If you have any issues and if you want to have some conversation with us, and if you are having any issues while preparing for the exam, you can always contact us at this number. You can visit the website from this, and you can download our app also, where you can see the detailed videos of this, right. Other than this, daily current affairs are there. Other than this, daily current affairs booklet is also there, where you can see a summary of Hindu and Indian Express, right. Exams are nearby, and keep practicing, keep engage with the preparation, do not get distracted and be confident. Okay, thanks a lot, and we'll meet you tomorrow.